अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं गायनी का टॉपिक। चैप्टर नंबर 11 है। आपके पास 10 टीचर्स हैं और टॉपिक है हमारा बिनाइन कंडीशंस ऑफ ओवरी एंड पेल्विस। ठीक है, ओवरी की हम बिनाइन कंडीशंस आज देखेंगे चैप्टर। और इसमें जो है वो बेसिकली अगर बिनाइन कंडीशन कोई होगी ओवरी की तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे। एक्यूट पेल्विक पेन या फिर क्रोनिक पेल्विक पेन के साथ प्रेजेंट करेगी फीमेल एंड प्रेजेंस ऑफ एब्डोमिनल मास। ठीक है, तो ये 3 इसके मेन सिम्टम्स हैं। उसको फिर हम उसके डिफरेंशियल्स पे बनाएंगे, ये कैसे उसको डिफरेंशिएट करना है। इसके जो एब्डोमिनल मास है इसके डिफरेंशियल्स होते हैं कि कोई भी गायनेकोलॉजिकल सिचुएशन हो सकती है, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, कोई ओवेरियन मास है, ठीक है, चाहे बिनाइन है, मेलिग्नेंट है, कोई सिस्ट है, तो वो सब भी प्रेजेंट करते हैं आपके पास इस तरह। बाकी है कि जीआईटी में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर आपके जीआईटी का कोई ट्यूमर है, कोई एब्सेस है, कोई मास है, वो भी इसमें आ जाता है। यूरोलॉजिकल, ठीक है, कोई रीनल स्टोन वगैरह है, कैलिसिस बने हुए हैं, वो भी इसके डिफरेंशियल्स में हैं और अदर्स। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं बिनाइन कंडीशंस कौन कौन सी हैं हमारे पास ओवरी की जो बिनाइन कंडीशंस हैं मेनली उन्हें हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फंक्शनल। ठीक है, अब जो आपके पास फंक्शनल कैटेगरी है इसमें आगे से मज़ीद 3 क्लासेस आ जाती हैं, फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट एंड थीका ल्यूटियल सिस्ट। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा कंजेस्टेड लिखा हुआ है सारा, लेकिन अगर आप बस मुझे सुने तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। फंक्शनल कैटेगरी है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी, जर्म सेल, एपिथेलियल एंड सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल्स, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। ठीक है, फंक्शनल की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो फंक्शनल कहाँ मैं आपको सारे ट्यूमर्स की कैटेगरी बता देती हूँ कि किस एज में कॉमन होते हैं। यंग में, अडल्ट में और रिप्रोडक्टिव एज में आपका फंक्शनल कॉमन है। इसी तरह इन्फ्लेमेटरी भी। जो जर्म सेल है वो आपका यंग में कॉमन है। एपिथेलियल जो है ना ये ओल्ड में और पोस्ट मेनोपॉजल में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं फंक्शनल पे। फंक्शनल की बुक में एक बात उन्होंने ये बताई हुई थी कि अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कोई पेशेंट लेती है तो उससे इन ट्यूमर्स का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। अब फंक्शनल की हम कैटेगरीज पे आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास फॉलिकुलर सिस्ट होती है, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट होती है एंड थीका ल्यूटियल सिस्ट होती है। जो जो इंपॉर्टेंट बात किताब में बताई हुई है ना इन ट्यूमर्स की, सिर्फ मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, और पूरा पूरा पैराग्राफ्स और इतनी ज़्यादा डिटेल्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर पता होना चाहिए ताकि आप उसको आइडेंटिफाई और डायग्नोज कर सकें। फॉलिकुलर सिस्ट वो होती है जो कि 3 सेंटीमीटर से बड़ी होती है। आपका ज़ाहिर फॉलिकल की ही बनी होती है। जो नॉर्मल फॉलिकल्स होते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर उनका साइज़ होता है। जो फॉलिकुलर सिस्ट होती है वो बेसिकली 3 सेंटीमीटर से बड़ा उसका साइज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जो अगली आपके पास सिस्ट है वो है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट जो है उसकी ये इंपॉर्टेंट बात बताई भी थी उन्होंने कि ये ओव्यूलेशन के बाद बनती है। ठीक है, जो आपका ओव्यूलेशन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है उसके बाद जो सिस्ट बनती है वो कॉर्पस ल्यूटियल वाली होती है। और इस सिस्ट की ख़ास बात ये है कि हेमरेजिक सिस्ट है। ठीक है, ये रप्चर भी कर जाती है जिसकी वजह से हेमरेज होता है और फिर इससे पेन भी होता है। तीसरी जो कैटेगरी है फंक्शनल सिस्ट में वो आपके पास आ जाती है थीका ल्यूटियल सिस्ट। जो थीका ल्यूटियल सिस्ट है ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज के साथ एसोसिएटेड है कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी या मल्टी ग्रेविड है तो उसके साथ चांसेस हैं कि थीका ल्यूटियल सिस्ट बन सकता है। लेट्स रिवाइज द फंक्शनल कैटेगरीज। उसमें हमने 3 पढ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फॉलिकुलर सिस्ट जिसका हमने कहा साइज़ 3 सेंटीमीटर से बड़ा होता है और वो फॉलिकल वाली कंपोजिशन ही होती है। दूसरा हमने कहा कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट होती है जो ओव्यूलेशन के बाद बनती है एंड दिस सिस्ट इज़ ऑफ हेमरेजिक टाइप, ये रप्चर करके पेन करती है। और तीसरी जो टाइप है वो है आपके पास थीका ल्यूटियल सिस्ट जो कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, अब इसी कैटेगरी के पहले इन्वेस्टिगेशंस देख लेते हैं फिर अगली टाइप पे आएंगे। अच्छा, इसमें आ जाती हैं इन्वेस्टिगेशंस में ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। ठीक है, ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस वेजाइनल दोनों अल्ट्रासाउंड स्कैन कर सकते हैं लेकिन ट्रांस वेजाइनल इज़ मोर प्रेफर्ड। इसके अलावा ये है कि आपके पास जो ट्रांस विजाइनल है वो बेसिकली किया जाता है वर्जिन के केस में या फिर लार्ज मैस अगर कोई आपने देखना है उसके रिज़ल्ट में। बाकी आ जाते हैं ट्रांस विजाइनल जो है वो किया जाता है जो आपके पास ट्रांस एब्डोमिनल की पहले बता देती हूँ फिर ट्रांस वेजाइनल का। ठीक है, इस केस में हम ट्रांस वेजाइनल करेंगे। जो आपके ओवरीन के ट्यूमर्स हैं या यूट्रस के ट्यूमर्स हैं उन सब के लिए ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ट्रांस एब्डोमिनल कब करते हैं? एक ऐसी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, ठीक है, और नॉन मैरिड फीमेल के अंदर उसमें कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बहुत लार्ज मैस है, कोई लार्ज सिस्ट है तो उसके लिए भी कर सकते हैं।
सीटी स्कैन या एमआरआई भी आप कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल ट्यूमर मार्कर्स, ठीक है, हर ट्यूमर का एक ख़ास किस्म का मार्कर होता है, वो जब सीरम में ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको डिटेक्ट कर लेंगे, वो कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी टेस्ट भी आपने करना है ताकि आप प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड कर सकें। CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन में ये प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है, इसको आपने देखना है। WBC काउंट चेक करना है कि कहीं बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, ठीक है। और टेबल है ट्यूमर मार्कर्स का, वो आपकी उसमें 10 टीचर्स में बना हुआ है, लेकिन उस टेबल को मैंने एक डिफरेंट तरह से बना दिया, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। अच्छा, ट्यूमर मार्कर्स जो हैं वो फिर उन्होंने सारी कैटेगरीज़ के कंबाइन किए हुए हैं। एपिथेलियल, ये आपको मैं बता दूं, एपिथेलियल टाइप है, सेक्स कॉर्ड टाइप है और जर्म लाइन टाइप है। एपिथेलियल टाइप में दो आ जाती हैं, सीरस और म्यूसिनस। सीरस का जो ट्यूमर मार्कर है वो CA-125 होता है, म्यूसिनस का CA-199 होता है और सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स का इनहिबिन होता है, ठीक है। जर्म लाइन में दो कैटेगरीज आ जाती है, डिसजर्मिनोमा एंड कोरियो कार्सिनोमा। इस वाली कैटेगरी का बीटा HCG मार्कर है और एंडोडर्मल योग सैक और इमेच्योर टेराटोमा, इन दोनों का जो है वो AFP यानी अल्फा फीटो प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास फंक्शनल ट्यूमर्स, ठीक है। फंक्शनल में आपको समझ आ गया कि हमने 3 टाइप्स पढ़ी, तीनों की एक ख़ास बात थी, और आगे हमने कह दिया कि ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है आपने, CT स्कैन करना है, MRI, और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसकी बेसिस पे आपने इसको डायग्नोज कर लेना है, ठीक है। अगली कैटेगरी है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी में दो टाइप्स आते हैं, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस एंड एंडोमेट्रियोमा। ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस एंड एंडोमेट्रियोमा, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी की अगर मैं जनरल आपको बात बताऊं तो वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, पेल्विक इन्फेक्शन जब होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ उसके साथ बहुत कॉमन है, ठीक है। और अगर ये आपकी ट्यूब को इन्वॉल्व कर रही है, यानी फिलोपियन ट्यूब को इन्वॉल्व कर रही है, या फिर ओवरीज को एंड बोवल को भी इन्वॉल्व करिए, इसको हम कहेंगे ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, ठीक है। यानी एक ऐसी एब्सेस बनी है जो ओवरीज और फिलोपियन ट्यूब दोनों को इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। बोवल को भी इन्वॉल्व कर सकती है, या जो अपेंडिसाइटिस होता है उसके साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है। फिर आपने इसको डिटेक्ट कैसे करना है कि इसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं, ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा हो चुके होंगे, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी वाली टाइप में। और ट्रीटमेंट में आपने एंटीबायोटिक्स देनी है और सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी एक्यूट इन्फेक्शन के बाद की जाती है। आगे आ जाते हैं, सॉरी, एक्यूट इन्फेक्शन जब ख़त्म हो जाता है तब की जाती है। फिर आ जाते हैं एंडोमेट्रियोमास पे। एंडोमेट्रियोमा इसी की टाइप थी, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी की दो टाइप थी, ट्यूबोवेरियन एब्सेस थी और एंडोमेट्रियोमा। तो ट्यूबोवेरियन एब्सेस के बारे में ये बातें हैं। एंडोमेट्रियोमा ये होता है वो एंडोमेट्रियोसिस के साथ एसोसिएटेड है। एंडोमेट्रियोसिस जो होता है कि यूट्राइन टिश्यू अगर आपका एंडोमेट्रियम से कहीं और इम्प्लांट हो जाए तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो अगर वो यूट्राइन टिश्यू आपका वहाँ से यूट्रस की बजाय ओवरी के अंदर इम्प्लांट हो गया, ठीक है, आके, और वहाँ पे उसने सिस्ट बना ली है, तो वो चॉकलेट सिस्ट होती है। और अगर उस सिस्ट की हम बायोप्सी करेंगे और उसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस उसमें नज़र आती है, ठीक है। ये हो गया एंडोमेट्रियोमा। आगे आ जाते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स। जो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं यंग में ज़्यादा कॉमन है। इसमें आपके पास बिनाइन टेराटोमा आ जाता है, ठीक है, जिसको डर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं। अभी जो जर्म सेल ट्यूमर है 20 to 40 ईयर्स की एज में ज़्यादा कॉमन है, मेच्योर डर्मोइड सिस्ट बनती है। और ये जो डर्मोइड सिस्ट है इसमें आपके डिफरेंट किस्म के सेल्स के ओरिजिन होता है, हेयर, टीथ, फैट, स्किन, मसल, कार्टिलेज, कोई भी किस्म का सेल इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये टेराटोमा है ना, तो डिफरेंट किस्म के मेसेनकाइमल, एपिथेलियल, हर किस्म के ओरिजिन के सेल्स इसमें हो सकते हैं। आपने अल्ट्रासाउंड और MRI से डिटेक्ट करना है। और 5 सेंटीमीटर से अगर ये बड़ा होगा जर्म सेल ट्यूमर तब आपने सर्जरी की तरफ जाना है, ठीक है। तो ओवेरियन सिस्टेक्टमी कर दी जाती है, यानी कि सिस्ट को निकाल दिया जाता है। आगे आ जाते हैं एपिथेलियल टाइप पे। तो एपिथेलियल टाइप के बारे में ख़ास बात मैंने आपको अभी पहले ही बताई कि ये ओल्डर में और पोस्ट मेनोपॉजल में ज़्यादा कॉमन है। इसकी सीरस और म्यूसिनस कैटेगरी होती है और इसके अलावा ब्रैनर ट्यूमर है, ठीक है। अच्छा, पेरी मेनोपॉजल एक टर्म यूज़ की जाती है ट्रांजिशन के लिए, कि जो प्री मेनोपॉजल वुमेन है, पोस्ट मेनोपॉजल, ठीक है, अभी उसको मेनोपॉज नहीं आया, उसकी 45 एज सपोज आ गई है, अब उसको मेनोपॉज, जब उसकी बॉडी में ऐसे सारे चेंजेस हो रहे हैं कि अब उसकी बॉडी मेनोपॉज की तरफ जा रही है, तो ये जो ट्रांजिशन होती है इसको पेरी मेनोपॉजल पीरियड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एपिथेलियल ट्यूमर्स आपके पास 3 कैटेगरी हैं, सीरस, म्यूसिनस एंड ब्रैनर। जो सीरस होते हैं 20 to 30% काउंट करते हैं। सीरस और म्यूसिनस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने लाजमी याद रखनी है। जो सीरस होता है वो यूनिलॉक्यूलर होता है, ठीक है, यानी एक सिस्ट होती है और एक साइड पे होता है, यूनिलैटरल होता है, ठीक है। जो म्यूसिनस होता है वो मल्टीलॉक्यूलर है, मतलब मल्टीपल सिस्ट बनी हुई होती हैं उसमें, और वो बायलैटरल होता है। फिर आ जाते हैं ब्रैनर ट्यूमर। तो ये छोटा सा ट्यूमर होता है, और ब्रैनर ट्यूमर जो है वो जो यूरिनरी ब्लैडर है ना उसकी एपिथेलियम को भी इन्वॉल्व करता है, या वहाँ से अराइज होता है, और ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है।
आगे आ जाते हैं सेक्स कॉर्ड ट्यूमर। तो सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स में आपके पास फाइब्रोमास आ जाते हैं एंड थीकोमास। जो फाइब्रोमास हैं वो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। स्ट्रोमल सेल्स इनके अंदर होते हैं और ज़्यादातर ये ओवेरियन टॉर्शन जब हो जाती है तब ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मीक सिंड्रोम इसके साथ एसोसिएटेड है। मीक सिंड्रोम में क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस एंड ओवेरियन फाइब्रोमा, ये तीनों टर्म जिसमें हो जाती हैं। फिर थिकोमास पे आ जाते हैं। तो थिकोमास जो होते हैं ये भी एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स होते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होते हैं और ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। बाकी तो छोटे मोटे ट्यूमर हैं, उनको ज़्यादा आप ना पढ़ें। फिम्ब्रियल सिस्ट है, पैराट्यूबल सिस्ट है, पैरा ओवेरियन सिस्ट ऑफ मॉर्गेनी, के इतने कॉमन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेनाइन कंडीशंस ऑफ ओवरी। ये जितना भी 10 टीचर्स में लिखा हुआ है ये तो हाफ है चैप्टर का, बाकी पेल्विस की उन्होंने कुछ सिचुएशंस बताई हैं, लेकिन जो बेनाइन कंडीशंस ओवरी की वो इतनी ही हैं आपके पास 5, और इनकी जो जो इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई हैं अगर आप वो भी कर ले तो मोर देन इनफ है, ठीक है। थैंक यू सो मच।